एपिसोड 452 टू 454। डेमन नीचे उतर गया था। लियाकत और शोएब एयरपोर्ट पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। शोएब ने आगे बढ़कर कहा, हेलो डेमन, मैं शोएब हूँ और यह लियाकत मेरे पिता है। पिछली रात अभयचंद ने शोएब और लियाकत को डेमन की तस्वीर भेजी थी ताकि वह उसे पहचान सके। अपना सम्मान दिखाने के लिए व्यक्तिगत रूप से लियाकत उससे मिलने हवाई अड्डे पर आए। हेलो, डेमन ने ठंडेपन से कहा। जिस एकमात्र व्यक्ति के लिए उन्होंने कभी सम्मान और विनम्रता दिखाई वह ली था। तो उसके पास दूसरों के साथ विनम्रता के लिए समय नहीं था। लियाकत डेमन के रवैये से खुश नहीं हुआ, लेकिन वह मुस्कुराता रहा। डेमन ने मेहरा परिवार को हराने में उनकी मदद करने के लिए इतनी यात्रा की थी और वह उसे नाराज नहीं कर सकता था। वे एयरपोर्ट टर्मिनल से निकल गए और शोएब की कार में चढ़ गए। लियाकत ने उससे कहा, तुम कई घंटों से यात्रा कर रहे हो, इसलिए तुम थके हुए होगे। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे होटल में एक कमरा बुक किया है, तुम पहले आराम कर सकते हो। विरोधी कौन है? डेमन ने पूछा। शोएब ने कहा, हमें लगता है कि यह मेहरा परिवार के पास सबसे अच्छा मार्शल आर्ट फाइटर कबीर होगा। मैं आपको उसकी जानकारी बाद में दूंगा। कोई जरूरत नहीं, डेमन ने हंसते हुए जवाब दिया। उन्हें लगा कि उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। उसे अपनी लड़ने की क्षमता पर पूरा भरोसा था और वह जानता था कि वह लगभग किसी को भी हरा सकता है। तो उसने आदेश दिया, मुझे अभी उसे देखने के लिए ले चलो। अभी? लियाकत थोड़ा हैरान हुआ और समझाया, लेकिन लड़ाई परसों तक शुरू नहीं होगी। क्या यह बेहतर नहीं है कि सब कुछ जल्द ही सुलझा लिया जाए? मुझे देखने के लिए ले चलो। उसने अब फिर से मांग की। डेमन का मानना कि किए गए समझौते को नजरअंदाज करना, अपने प्रतिद्वंद्वी को चौंका देना और चीजों को जल्दी खत्म करना दूसरे पक्ष के लिए संभव सबसे बड़ा अपमान था। बेशक वो न केवल मेहरा परिवार का अपमान करना चाहता था, बल्कि पटना के अन्य मार्शल आर्ट फाइटर का भी अपमान करना चाहता था। क्योंकि वह बिहार बॉयज गैंग में पले बड़े थे, उन्हें याद था कि गैंग के सबसे महत्वपूर्ण मिशनों में से एक पटना शहर के प्रतिद्वंद्वी गिरोहों से बदला लेना था। आप कितने आश्वस्त हैं कि यदि आप तैयारी के लिए समय नहीं लेते हैं तो आप उसे हरा देंगे? लियाकत ने ईमानदारी से पूछा। वह देख सकता था कि डेमन मिशन को बहुत गंभीरता से ले रहा था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वह विपक्ष को कमा के। मेरे मिशन का केवल एक ही परिणाम होगा, डेमन ने लियाकत को देखते हुए कहा। तो उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी और यह स्पष्ट था कि वह युद्ध के लिए तैयार था। एक मुस्कान के साथ उसने कहा, यह मेरे प्रतिद्वंद्वी की मौत है। लियाकत ने एक पल के लिए सोचा और अंत में फैसला किया कि वह कबीर से मिलने के लिए डेमन को ले जाएगा। मैं तुम्हें अभी उसे देखने के लिए ले जाऊंगा, उसने डेमन को कहा। वह जानता था कि डेमन बिहार बॉयज गैंग का एक कुख्यात फाइटर था, तो उसे कबीर को आसानी से हरा देना चाहिए। अपनी पूछताछ के परिणामस्वरूप लियाकत को पता चला था कि कबीर नो सरेंडर मार्शल आर्ट कैंप में रहते था, लेकिन उसे वहां यह पता लगाने में सक्षम नहीं थे कि वह मेहरा परिवार के लिए लड़ने के लिए राजी हुए था या नहीं। नो सरेंडर मार्शल आर्ट कैंप में चलो, लियाकत ने ड्राइवर से कहा। वे सबसे पहले कबीर को ढूंढने वहां जाएंगे। कार ने दिशा बदली और ट्रेनिंग कैंप की ओर बढ़ी, जो पटना के बाहरी इलाके में था। रास्ते में डेमन ने पटना की पुरानी यादों को खिड़की से बाहर देखने लगा। इतने सालों तक पटना से दूर रहने के बाद आखिरकार वह वापस आ गया। ऊंची इमारतों से लेकर पहाड़ तक धीरे धीरे खिड़की के बाहर का दृश्य और हवा इतनी तेज थी कि पेड़ हिल रहे थे। धीरे धीरे हरी टाइलों और लाल दीवारों वाली एक इमारत नजर आने लगी। वे नो सरेंडर मार्शल आर्ट कैंप में पहुंच गए थे। लियाकत, शोएब और डेमन कार से बाहर निकल गए। उनके साथ काले कपड़े पहने 4 बॉडीगार्ड थे। वे शोएब के बॉडीगार्ड थे। उसने उन्हें और उसके पिता की सुरक्षा के लिए उन्हें वहां पर बुलाया था। रास्ते में कॉल करके डेमन और कबीर के बीच लड़ाई भयंकर होने वाली थी और वह नहीं चाहता था कि उसे या उसके पिता को चोट लगे। लियाकत ने गेट पर खटखटाहट दी और 2 आदमियों ने उसे खोला। जब उन्होंने तीनों आदमियों को देखा तो वे हैरान और चिंतित हुए। वे देख सकते थे कि ये अजनबी कोई दोस्त तो नहीं थे। हेलो, हम कबीर की तलाश कर रहे हैं, क्या वह यहाँ है? लियाकत ने बड़ी ही विनम्रता से पूछा। श्री कबीर। जब उन्होंने सुना कि वे लोग कबीर को ढूंढ रहे हैं तो वे समझ गए कि उनका चिंतित होना सही है और वे थोड़ा घबरा गए। पिछली बार जब कबीर से मिलने के लिए लोग आए थे, पहले भी बहुत सारे लोग आए थे। हमें उसके पास ले चलो, लियाकत ने धैर्य से कहा। वह उसके पास जाने के लिए सब्र नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल, दोनों में से एक ने कहा। तो उसके पास एक छोटा सा धनुष था। वो फिर मुड़ा और इमारत के पीछे की ओर जाने लगा। आदमियों ने लियाकत, शोएब और डेमन को एक ऐसे रास्ते से आगे लेकर चलने लगे जो दीवार वाले बगीचों से होकर गुजरता था और एक छोटे से पिछले दरवाजे पर पहुंचता था। वे दरवाजे से होकर निकले और पहाड़ों की ओर एक चट्टान के किनारे पर पहुंचे। क्योंकि कबीर लकी से हार गया था, कबीर अपनी तकनीक का अभ्यास करने और सुधारने के लिए मार्शल आर्ट कैंप में वापस लौट आया था। वह बार बार लकी के साथ अपनी लड़ाई को याद करता था, यह देखने की कोशिश करता था कि वह कहाँ गलत हो गया था। उन्होंने कई नई चालों का अभ्यास किया और उन्हें सिद्ध किया। लकी द्वारा हार मिलने से उसके अहंकार को एक भयानक चोट लगी थी और ऐसा होने के बाद से वह बहुत उदास महसूस कर रहा था। उसे लगा कि उसका 30 साल का मार्शल आर्ट प्रैक्टिस खराब हो गई थी। इधर उन आदमियों पहाड़ों के बीच होते हुए चट्टान पर 10 मिनट चलने के बाद आखिरकार उन्हें कबीर दिख गया। वह पहाड़ी की एक चोटी पे बैठा था। वह कबीर है, उन आदमियों में से एक ने कांपती आवाज में कहा। लियाकत ने कबीर को फिर वापस उस आदमी को देखा। अब उन्हें कबीर मिल गया था और उन्हें चाहिए था कि वे 2 आदमी उन्हें उसके पास अकेला छोड़ दें। धन्यवाद, अब कृपया हमें अकेला छोड़ दें, लियाकत ने उनसे कहा। डेमन आगे बढ़ा। अपनी मुट्ठियां टाइट करके और सिर उठाकर उसने कबीर की ओर देखा और उसे पुकारा, अरे तू।
कबीर ने अपनी आंखें खोली और उन्हें देखा। धीरे धीरे वह उठ खड़ा हुआ। उससे इस तरह बात करने की कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई। कबीर का गुस्सा तेजी से बढ़ रहा था। जब उसने पहचाना कि लियाकत डेमन के पीछे खड़ा था तो कबीर थोड़ा शांत हो गया। वह जानता था कि पटना में राउफ और मेहरा परिवार आपस में दुश्मन थे। उसने अपने आप से पूछा, लियाकत राउफ मुझसे क्या चाहता है? कबीर ने डेमन से कहा, तुम कौन हो? वो ये बात जानता था लियाकत इस आदमी के साथ है, वह उससे लड़ने के लिए ही वहां आया था। क्या तुमने बिहार बॉयज गैंग के डेमन किले के बारे में सुना है? डेमन ने पूछा। मैंने बिहार बॉयज गैंग के बारे में सुना है, कबीर ने जवाब दिया। उसे आश्चर्य नहीं हुआ। वह 10 साल से भी अधिक समय से मार्शल आर्ट में शामिल था और पटना और बिहार दोनों के मार्शल आर्ट झगड़ों के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानता था। कबीर ने आगे कहा, 100 साल पहले बिहार बॉयज गैंग के संस्थापक हुजूली ने अपने मूल गिरोह के साथ विश्वासघात किया, जिससे सैकड़ों मार्शल आर्टिस्ट मारे गए। बाद में वह हिमाचल भाग गया और बिहार में बिहार बॉयज ब्रदर्स गैंग बनाई। बिहार बॉयज अब एक शक्तिशाली गैंग है जो दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में डर फैलने के लिए मार्शल आर्ट फाइटर्स का उपयोग करते हैं। हाँ, डेमन ने गुस्से हाँ कहा। डेमन ने कहा, ड्रैगन गैंग ने हमारे पूर्वजों के 120 से अधिक लोगों का जान ली थी। बिहार बॉयज इस खून का बदला लेने के लिए इसी समय का इंतजार कर रहे हैं। डेमन ने आगे कहा, आज मैं तुम्हारी जान लेने के लिए यहाँ आया हूँ। चलो शुरू करें। तू कुतिया के घमंडी बच्चे, कबीर चिल्लाया। तुम जैसा कोई व्यक्ति अच्छे और बुरे के बीच अंतर नहीं कर सकता। मैं खुशी से तुम्हें और तुम्हारे गैंग मेंबर्स को मार दूंगा जो मुझे मिल जाए। कबीर उछला और अपने हाथ को चाकू की तरह आकार बना लिया। लकी से मिली हार के बाद से ही वह डिप्रेशन में था। अब उनके पास अपना आत्मसम्मान वापस पाने और एक बार फिर खुद को साबित करने का मौका था। वह डेमन के खून का इस्तेमाल अपने से ड्रैगन गैंग के मार्शल आर्ट फाइटर्स के मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए करना चाहता था। कबीर ने जिस चाल का इस्तेमाल किया वह एकदम सही और प्रसिद्ध थी। जब डेमन कबीर के हमले को हवा की गति से और उसके शरीर को बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ते हुए देखा तो लियाकत और शोएब जल्दी से पीछे हट गए ताकि उन्हें चोट न लगे। पलक झपकते ही कबीर डेमन के सामने खड़ा हो गया, लेकिन डेमन वही खड़ा रहा। उसने कबीर की ओर तीखी नजरों से देखा, जैसे उसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। कबीर ने अपना चाकू डेमन की गर्दन के करीब रखा। लियाकत ने अपनी सांस रोक रखी थी, यह सोचकर कि किसी भी क्षण वह डेमन की गर्दन पर वार करेगा और डेमन को मार डालेगा। जब कबीर का हाथ उसके गले की चमड़ी से केवल कुछ इंच की दूरी पर था, तब डेमन ने आखिरकार अपनी चाल चल दी। उसने अपने पैर खींचे और अचानक वह कुछ फीट दूर था। यह असंभव लग रहा था कि वह कैसे बच सकता था। कबीर के वार ने हवा के अलावा और कुछ नहीं काटा। कबीर ये सब देख के हौंफने लगा। यह आदमी उसके हमले से कैसे बच सकता था? अचानक उसे डेमन से डर लगने लगा कि वो डेमन को नहीं हरा पाएगा। डेमन ने कबीर की ओर ठंडी मुस्कान के साथ देखा और कहा, मैंने सुना है कि तुम मार्शल आर्ट में निपुण हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? मैं तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त स्किल से ज्यादा प्राप्त कर चुका हूँ। कबीर फिर से डेमन पर चिल्लाया तो उसका शरीर घूम गया और उसके पैर अपने प्रतिद्वंद्वी को लात मारने गए थे। देखने वालों को ऐसा लगा कि डेमन ने बहुत धीमी प्रतिक्रिया दी, लेकिन वास्तव में उसकी चाल बिजली की तरह तेज थी। वह कबीर की तुलना में तेज और फुर्तीला था और 1 सेकंड से भी कम समय में उसने कबीर के हमले को रोक दिया और उसके सीने में मार दिया। कबीर ने डेमन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो बस उसका हाथ पकड़ सका। डेमन की चाल इतनी तेज थी और उसका शरीर इतना हल्का था कि वह हवा की तरह हिलता हुआ प्रतीत होता था। जब तक कबीर उसके पास पहुंचा, तब तक वह एक जगह से दूसरी जगह हो गया था। जैसे ही दोनों अपनी सांस लेने के लिए रुके, कबीर ने आसमान की ओर देखा और निराश होकर सोचा, यह युवक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? डेमन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ऐसा लगता है कि सभी अच्छे मार्शल आर्टिस्ट फाइटर पटना के मर चुके हैं। मुझे यह बुरा लगता है कि तुम जैसे योद्धा को भी खतरनाक फाइटर कहा जा सकता है। उसकी इस बात ने कबीर को अंदर से जला दिया। अपना मुंह बंद कर ले, वह चिल्लाया। वह जानता था कि उसे सबके सामने नीचे दिखाया जा रहा था। कबीर ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने शरीर को सीधा किया और खुद को एक तूफान की तरह हवा में कूद गया। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, वह चिल्लाया। उसने सोचा, अब देखते हूँ कि तुम असल में किस चीज से बने हो। उसी समय डेमन भी कबीर पर बरस पड़ा। पहले की ही तरह उसकी चाल धीमी लग रही थी, लेकिन उसकी गति वास्तव में बहुत तेज थी। जब वह कबीर से कुछ ही गज की दूरी पर था, तो वह और भी तेजी से आगे बढ़ा। तो उसके लात मारने वाले पैरों के बवंडर में ऐसा लगा कि जैसे उसने 2 की जगह 10 पैर है। इससे पहले कि कबीर उसके पास पहुंच पाता, उसने उसे सीने में जोर से लात मारी और कबीर जमीन पर गिर गया। कबीर जमीन पर खून की मुंह से उल्टी करने लगा और उसे ऐसा लगा था जैसे अंदर के सारे ऑर्गन डैमेज हो गए हो। अगर वह थोड़ा भी अपने शरीर को हिलाता तो उसका पेट दर्द से मर जाता। कबीर ने डेमन की ओर देखा और आश्चर्य से कहा, शिनिक सिंधु। यह एक मार्शल आर्ट टेक्निक है जो डेमन ने अभी कबीर पर इस्तेमाल की थी। उसने आज तक किसी को इसका इस्तेमाल करते नहीं देखा, बस इसका नाम सुना था। शिनिक सिंधु 19वीं शताब्दी चीन की एक प्राचीन मार्शल आर्ट शैली थी, जब हुजूली ने बिहार बॉयज की स्थापना की थी। पिछले कुछ वर्षों में इसकी लोकप्रियता में धीरे धीरे गिरावट आई थी। हाल के वर्षों में यह लगभग पूरी तरह से गायब हो गया था। हुजूली के बिहार पहुंचने और बिहार बॉयज गैंग की स्थापना करने के बाद उन्होंने बाद की पीढ़ियों को सीखने के लिए किताबों में मार्शल आर्ट के बारे में सब कुछ लिखा। उन्हें यह भी उम्मीद थी कि एक दिन वह अपने परिवार के खिलाफ प्रतिद्वंद्वी गैंग से खून के झगड़े का बदला लेने के लिए पटना पर लौट सकते हैं। तो तुम उतने बेवकूफ नहीं हो जितना तुम दिखते हो, डेमन ने कहा।
वह धीरे धीरे अपने चेहरे पर एक निर्मल दया के भाव के साथ कबीर के पास गया। संप्रदाय के प्रत्येक सदस्य बिहार बॉयज गैंग के उद्देश्य और मिशन के लिए आगे बढ़ चुका है। पटना में गैंगस्टर और उनके दुश्मन के बीच खून के झगड़े के बारे में हजारों सदस्य सभी जानते थे। डेमन बिहार बॉयज गैंग में ही पाला बड़ा था और उसे इसके इतिहास की सारी जानकारी थी। अब उसके सामने एक कबीर था जिसने अभी बिहार बॉयज गैंग के लिए बहुत बुरे शब्द कहा थे। वह कबीर के पास गया और उसके सिर पर जोर से लात मारी। कबीर लगभग बेहोशी की हालत में था। वह बिल्कुल मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था। डेमन ने कोई दया नहीं दिखाई और उसने उसे फिर से लात मारी। कबीर हवा में दूर उछला और उसका शरीर ठीक चट्टान के किनारे पर जा गिरा। अचानक लगने और गिरने से उसे वापस होश में ला दिया और उसने अपने हाथों से चट्टान के किनारे को पकड़ लिया क्योंकि उसका शरीर किनारे पर लटका हुआ था। मेरी मदद करो, मैं गिरने वाला हूँ, वह चिल्लाने की मेरी मदद करो। हा 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 हा, डेमन उस पर हंसने लगा जोर जोर से। उसके लिए कबीर बस एक मजाक था। अपने दुश्मनों से लड़ते समय डेमन ने कभी किसी पे दया नहीं दिखाई। उसने अपना एक पैर कबीर के हाथों पर रखा और जोर से नीचे दबाने लगा, कुचलने लगा उसके हाथों को। फिर कबीर की पकड़ छूटने लगी और कुछ ही सेकंड बाद कबीर चट्टान से नीचे चिकपुखर के साथ धम से नीचे गिर गया। अब क्या होगा जब बिहार बॉयज एंड लकी के बीच लड़ाई होगी, तो आपको क्या लगता है? जानने के लिए टेलीग्राम पर सर्च करें इंस्टा मिलियनियर प्रोमो। एपिसोड 454 लड़ाई की तैयारी। पृथ्वीराज ने एक शानदार 3-पीस सूट पहना और धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर चला गया। उनका परिवार दशकों से पटना की दबंग शक्ति था और वह हिस्सा देखना चाहता था। उसके घर वाले दरवाजे के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वे उसके जितने शांत नहीं थे। उन्हें अभी भी नहीं पता था कि कौन सा योद्धा उनके परिवार के लिए लड़ने जा रहा है। दिन के अंत तक मेहरा परिवार शायद पटना भूमिगत दुनिया का नेतृत्व खो देगा और उनका नाम शहर के इतिहास से गायब हो जाएगा। उस क्षण से उनके परिवार का पतन ही होगा। पृथ्वीराज अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ हवेली से तेजी से बाहर चले गए, जैसे कि यह युद्ध से पहले एक भव्य समारोह हो। उनकी हवेली के गेट पर कई लग्जरी कारें खड़ी थीं। आप पहले कार्यक्रम स्थल पर जाएं, उन्होंने अपने पीछे अपने परिवार से कहा। फिर जयंत की ओर देखा और कहा, जयंत, लकी को लेने चलते हैं। जरूर, जयंत ने कहा। उसने एक कार तक पृथ्वीराज का पीछा किया। वे उसमें चढ़े और लड़ाई वाले जगह तक चले गए। लकी कौन है? बाकी परिवार ने एक दूसरे से पूछा। उन्होंने एक दूसरे को हैरानी से देखा। तब वे सहमत हुए कि लकी एक योद्धा होना चाहिए जिसे पृथ्वीराज ने अस्थायी रूप से भर्ती किया था। हालांकि उन्हें कबीर जैसे लड़ाकू को खोजने में कई साल लग गए थे। अगर वह इतनी आसानी से मारा गया था तो आखिरी मिनट के प्रतिस्थापन के पास क्या मौका था? अनिच्छा से मेहरा परिवार कारों में चढ़ गया और अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग तरफ निकल गया। वह रविवार का दिन था और राधिका आखिरकार अपनी पढ़ाई से छुट्टी ले रही थी और आराम कर रही थी। वह उन 4 लड़कियों के साथ हॉस्टल से बाहर निकली। ये 5 अच्छे दोस्त बन गए थे। बेशक मून गर्ल्स अपनी पहचान नहीं भूली है या कि वे लकी की सेवा करने के लिए वहाँ थी, लेकिन इसका मतलब यह था कि उन्होंने अपनी पत्नी की भी सेवा की। वे हर दिन राधिका के साथ कक्षा में जाते थे, उसके लिए खाना खरीदते थे और जब वह पूरे दिन पढ़ाई से थक जाती थी तब उसकी मसाज करते थे। वे उसकी अच्छे से देखभाल कर रहे थे। जब राधिका और लड़कियां दरवाजे से बाहर चली गईं तो लकी अभी भी आवासीय भवन के बाहर पहरा दे रहा था। जब उसने 5 महिलाओं को एक साथ बाहर निकलते देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। आज रात काम के बाद चलो एक साथ झील पर चलते हैं, राधिका ने लकी से कहा। वह हाल ही में कक्षाओं में भाग ले रही थी और इतनी पढ़ाई कर रही थी कि वह जानती थी कि उन्होंने एक साथ ज्यादा समय नहीं बिताया है। वह नहीं चाहती थी कि वह अकेला महसूस करे। आज की रात, लकी ने कहा और फिर रुक गया। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। तो उस रात वह लड़ाई में मेहरा परिवार का प्रतिनिधित्व करेगा और वह यह सुनिश्चित करने के लिए बेताब था कि राधिका को इसके बारे में पता न चले। लेकिन उसकी सुंदर उत्सुक आंखों को देखकर वह उसे ठुकराना सहन नहीं कर सका। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जब मैं काम पूरा कर लूंगा तो फोन करूंगा। ठीक है, हम तुम्हें काम पर छोड़ देंगे, हम पुस्तकालय जा रहे, राधिका ने खुशी से कहा। फिर वह मुरी और टीना और सीना के साथ पुस्तकालय की ओर चल दी। रीना और मीना लकी के साथ रहे। जब राधिका चली गई तो लकी वापस अपने रूम में गया और अपने कपड़े बदले। बॉक्सिंग रिंग में जाने के लिए मेहरा परिवार द्वारा उसे लेने के लिए इंतजार करने के लिए उसके लिए स्कूल के गेट पर जाने का समय था। रीना और मीना ने लकी का अनुसरण किया। वे उसके साथ जाने के लिए दृढ़ थे। जब वह गेट पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक लग्जरी कार उसका इंतजार कर रही है। पृथ्वीराज और जयंत कार से बाहर निकले और उनके साथ संक्षिप्त अभिवादन किया। फिर वे तीनों वापस कार में चढ़े और अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग में चले गए। पटना की अंडरवर्ल्ड दुनिया में मेहरा परिवार की अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग सबसे प्रसिद्ध थी। यह पटना के केंद्र में स्थित था और जमीन के ठीक ऊपर बाल्टीमोर प्रदर्शनी हॉल था। यह एक बहुत ही गुप्त स्थान था और अच्छी तरह छुपा हुआ था। उस समय प्रदर्शनी हॉल शांत दिख रहा था, लेकिन जमीन के नीचे यह पहले से ही बहुत व्यस्त था। प्रदर्शनी हॉल के सामने 200 गज की दूरी पर पृथ्वीराज और जयंत, लकी, रीना और मीना कार से नीचे उतरे। उन्होंने वहां से बॉक्सिंग रिंग तक चलने की योजना बनाई। लकी को अपने पीछे कुछ सिहरन महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो एक हुडी में एक छायादार परसाई उसे पास में खड़ी देख रही थी। परसाई ने देखा कि लकी ने उन्हें देखा था और तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गया। रीना और मीना ने भी इस आकृति को देखा था और वे उसकी ओर दौड़ पड़े।
बाहर आओ, रीना चिल्लाए क्योंकि दोनों लड़कियां पेड़ के पीछे दौड़ी और परसाई पर हमला किया। वह व्यक्ति हैरान रह गया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि 20 साल से कम उम्र की दो लड़कियों में इतना उन्नत मार्शल आर्ट कौशल होगा। तो उस व्यक्ति ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, लेकिन रीना और मीना बहुत तेज थे और रास्ते से हट गए। लड़कियों के बचाव के लिए लकी आगे आया। लकी के सामने कदम रखा। परसाई ने प्रकाश में कदम रखा। तो उसके काले बाल और आंखें नीलम की तरह काली थी। तो उसका चेहरा अवज्ञा और साहस से भरा था। यह शबाना थी, पुलिस अधिकारी जिसने उस रात टीम का नेतृत्व किया था। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? लकी ने पूछा कि जब उसे एहसास हुआ कि वह कौन थी। क्या यहाँ कुछ होने वाला है? शबाना ने पूछा। उस दिन जब शबाना काम के बाद प्रदर्शनी हॉल से गुजरी तो उसने देखा कि सोहेब और उसके पिता अंडरग्राउंड रिंग में जा रहे थे। फिर उसने देखा कि कई जाने माने उद्योगपति, प्रभावशाली परिवार और गैंग्स के संदिग्ध सदस्य एक के बाद एक उनका पीछा कर रहे हैं। मारपीट की सूचना कुछ खास लोगों को ही दी गई थी। जिन महत्वपूर्ण लोगों को आमंत्रित किया गया था, उनके अलावा यह पूरी तरह से शांत था। जैसा कि शबाना ने देखा कि कौन आ रहा है, वह आश्वस्त हो गई कि उस शाम कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। वह एक नजर देखने के लिए भूमिगत जाना चाहती थी, लेकिन दरवाजे पर कई आदमी थे जो बिना बुलाए उसे अंदर नहीं जाने देते थे। इसलिए वह यह देखने के लिए दरवाजे पर छिप गई कि क्या होगा। जब उसने पृथ्वीराज और जयंत को आते देखा तो वह हैरान रह गई, और इससे भी ज्यादा जब उसने देखा कि लकी उनके साथ था। जल्दी जाओ, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, लकी ने उससे कहा। यहाँ क्या चल रहा है? कुछ अवैध है। जो कुछ भी होने वाला है उसे रोकने के लिए मैं बैकअप को कॉल करूंगी, शबाना ने कहा। वह जानती थी कि मेहरा परिवार अपराधी के साथ भूमिगत था, और जब उसने उन्हें आते देखा तो इसने उसके संदेह की पुष्टि की कि कुछ गैर कानूनी होने वाला था। इससे पहले कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए मार दूं, छोड़ दो, पृथ्वीराज ने उस पर गुस्से से फुफकार कहा। पिताजी कृपया शांत हो जाए, जयंत ने कहा। उसने शबाना के चेहरे को देखा और पूछा, क्या आप शबाना हैं? हाँ, और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप सभी खलनायक जेल में समाप्त हों। शबाना के बाल्टीमोर में स्थानांतरित होने के बाद उसने सहयोगियों से सीखा कि मेहरा परिवार शहर की भूमिगत दुनिया को चलाता है। उसकी नजर में परिवार के सभी सदस्य अपराधी थे, और उसने कसम खाई थी कि एक दिन वह पूरे परिवार का सफाया कर देगी। पृथ्वीराज ने कहा, छोटी लड़की, तुम्हें पता है कि तुम हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। अगर तुम चोट नहीं पहुंचाना चाहती हो तो यहाँ से जाओ। जयंत ने उपहास किया और उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। आज रात यहाँ एक लड़ाई होने जा रही है और विजेता पटाना के अंडरवर्ल्ड दुनिया का राजा बनेगा। सभी महत्वपूर्ण व्यवसाय और राजनेता लड़ाई के बारे में जानते हैं, और यह आगे बढ़ेगा क्योंकि हमारे पास शहर के नेताओं की मौन सहमति है। यह अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है कि पटना में शांति और स्थिरता बनाए रखने और प्रतिद्वंद्वी गिरोहों के बीच लगातार झगड़ों को रोकने के लिए पुलिस के अलावा हमारे परिवार की आवश्यकता है। क्या आप समझते हैं? शहर के नेताओं की सहमति। शबाना हैरान थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दूं। वह अचानक एक मूर्ख की तरह महसूस कर रही थी, लेकिन जयंत ने जो कहा था उस पर विश्वास करने के लिए अभी भी सोच रही थी। पृथ्वीराज ने उसकी ओर देखा और कहा, लड़की, तुम हमारे साथ अंदर क्यों नहीं आती? जब उसने देखा कि वह झिझक रही है, तो पृथ्वीराज ने उसकी उपेक्षा की और धीरे धीरे प्रदर्शनी हॉल की ओर चल दिया। कुछ देर बाद वह उनके पीछे चली गई। पहली मंजिल का पूरी तरह से निरीक्षण करने के बाद पृथ्वीराज दूसरों को बॉक्सिंग रिंग की ओर ले गए। प्रवेश द्वार पर पहले से ही काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। सोहेब और लियाकत आधे घंटे पहले ही आ गए थे और उनके आसपास ढेर सारे लोग जमा हो गए थे और उनके साथ उत्साह से बातें कर रहे थे। मेहरा परिवार के अन्य सदस्य बहुत आरक्षित थे। जब पृथ्वीराज आया तो कुछ लोगों ने शिष्टाचार से उसका अभिवादन किया। उन सभी ने बहुत संयम दिखाया क्योंकि उन सभी को लगा कि स्थिति बहुत स्पष्ट है। मेहरा परिवार आसानी से लड़ाई जीत जाएगा। उनकी निष्ठा अब उनके साथ थी और उन्हें के साथ बहुत अधिक मित्रवत होते हुए नहीं देखा जा सकता था। जब बाकी मेहरा परिवार ने देखा कि पृथ्वीराज आ गया है तो वे सभी शिकायत करने लगे, पिताजी, हर कोई हमारे लिए बहुत बुरा हो रहा है। वे सभी अब रॉफ परिवार को चूज कर रहे हैं, उनके एक बेटे ने कहा। एक अन्य ने सहमति व्यक्त की। हाँ, लोग ऐसे अभिनय कर रहे हैं जैसे वे हमें जानते ही नहीं। कुछ हमें पूरी तरह से खाली कर रहे हैं जैसे उन्होंने हमें देखा भी नहीं है। यह सब रॉफ परिवार की चापलूसी करने के लिए है। यह बहुत बुरा है। पिताजी, क्या आपने लकी को बुला लिया? किसी ने पूछा। हाँ, मिस्टर लकी कहाँ हैं? किसी और से पूछा। पृथ्वीराज ने तुरंत उनका उत्तर नहीं दिया। हेलो, लकी ने आगे बढ़ते और नमस्ते कहने की पहल की। क्या आप मिस्टर लकी हैं? पृथ्वीराज के पुत्रों में से एक ने पूछा। सभी का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उन सभी ने मान लिया था कि लकी, जिसे पृथ्वीराज ने अपने परिवार के लिए लड़ने के लिए चूज किया था, मार्शल आर्ट में विशेषज्ञ होगा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह लकी जैसा युवा और सौम्य दिखने वाला व्यक्ति होगा। वे सभी सोच रहे थे कि कबीर को रॉफ परिवार के सेनानी ने इतनी आसानी से पीटा था। हालांकि यह युवक फिट दिखता है, लेकिन वह एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट फाइटर नहीं है। वह बिहार बॉयज के सामने कैसे खड़ा हो सकता है? जब उन्होंने उसे देखा तो उनकी आखिरी उम्मीदें धराशायी हो गईं। सामूहिक रूप से वे निराशा में करा उठे। लियाकत ने देखा कि पृथ्वीराज आ गया था। वे लोगों के एक बड़े समूह से घिरे हुए थे। सोहेब के पिता के साथ अरबाज के चचेरे भाई का परिवार भी आ पहुंचा, जिसे व्हीलचेयर पर धकेला जा रहा था। अरबाज एक अमीर और प्रभावशाली बिजनेसमैन था। लकी और इसके दोस्त का अतीत में सामना हुआ था, उनमें से एक था
वह व्यवसाय के सिलसिले में पटाना में थे और अपने परिवार की प्रभावशाली स्थिति के साथ उन्हें स्वाभाविक रूप से एक निमंत्रण मिला था। वह लड़ाई देखने के लिए उत्सुक था। हेलो पृथ्वीराज जी, हम फिर मिलते हैं। लियाकत ने विनम्रता से पृथ्वीराज का अभिवादन किया। वह भीड़ के सामने अच्छा दिखने के लिए दृढ़ था। आखिरकार वह जल्द ही पटना में दुनिया का मालिक होगा और उसे सभी के सम्मान की जरूरत थी। नमस्कार, पृथ्वीराज ने अनिच्छा से लियाकत से हाथ मिलाते हुए कहा। जब रॉफ परिवार पहली बार पटना आया था तब एक छोटी सी कंपनी का मुखिया था। उस समय वह अपने परिवार का सम्मान और निष्ठा दिखाने के लिए मेहरा परिवार के लिए एक उपहार लाया था। पृथ्वीराज कभी नहीं सोच सकता था कि केवल 30 वर्षों में लियाकत उसकी स्थिति को जब्त कर लेगी, लेकिन अंडरवर्ल्ड कभी भी अनुमानित नहीं था। आज आप कौन सा योद्धा लाए हैं? लियाकत ने पूछा। वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि मेहरा परिवार अब क्या करेगा जब उनके पुरस्कार विजेता कबीर मारा गया था। मिस्टर लकी, कृपया आकर सोहेब के पिता लियाकत से मिलें, पृथ्वीराज ने कहा। बेशक, लकी ने उत्तर दिया। वह उसके के पास गया, थोड़ा सिर हिलाया और कहा, नमस्कार मिस्टर राउफ। उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने लकी को देखा तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उनका फाइटर है। मेहरा परिवार ने उनके लिए लड़ने के लिए एक 20 वर्षीय लड़के को भर्ती किया था। यह एक मजाक जैसा लगा। ये तुम हो? सोहेब ने लकी को पहचान लिया और उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और क्रूर हो गई। अरबाज ने लकी को अपनी व्हीलचेयर से देखा और कहा, अंकल, यह इस कमीने की गलती है कि मैं इस व्हीलचेयर में हूँ। लियाकत ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया साहिब और अरबाज ने बात करना बंद कर दिया। पृथ्वीराज, क्या यह आपके पास सबसे अच्छा लड़ाकू है? ऐसे लड़के को लड़ने के लिए भेजने के लिए क्या आप मेरे परिवार को जीत नहीं दे रहे हैं? सोहेब के पिता ने पृथ्वीराज से अहंकार पूर्वक कहा। जब वे पहली बार मिले थे तो वह विनम्र थे, लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया कि उनके प्रभुत्व का प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण था। उसने पहले ही योजना बना ली थी कि एक बार जब वह पटना का अंडरवर्ल्ड मालिक बन गया तो वह अपने वफादार लोगों के प्रति दया और अधिकार दिखाएगा। आपको क्या लगता है अब क्या होगा जब बिहार बॉयज एंड लकी के बीच लड़ाई होगी? तो आपको क्या लगता है? जानने के लिए टेलीग्राम पर सर्च करें इंस्टा मिलियनेयर प्रोमो।